सबसे पहले दोस्तों इस्कॉन वाले वीडियो को सिर्फ एक दिनों में 1 लाख व्यू का प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन पर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब यह हुआ कि हर गांव में औसतन एक गुरुकुल हुआ करते थे और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सारे गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। भारत में आजादी से पहले लगभग 37,500 के आसपास गुरुकुल थे और आज 4,000 से भी कम गुरुकुल हमारे देश में बच गए हैं। प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आश्रम से ही गुरुकुल चलाते थे, जिसमें राजा महाराजाओं और प्रजा के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन ऋषि मुनियों के आश्रम में बने गुरुकुल में आते थे। उस समय के ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जाने वाले गुरुकुल में वाल्मीकि आश्रम से लेकर विश्वामित्र आश्रम, ऋषि वशिष्ठ आश्रम, भारद्वाज मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, परशुराम आश्रम, वेद व्यास आश्रम और भी बहुत से गुरुकुल थे। और भारत को विश्व गुरु इसी पद्धति के कारण ही तो कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7,35,000 गुरुकुल से सिर्फ 4,000 गुरुकुल बच गए? इसे जानेंगे हम डिटेल में। गुरुकुल बंद कैसे हुआ, इसे समझने से पहले थोड़ा ब्रीफली गुरुकुल को हम समझ लेते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था रही है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान जहां गुरु का कुल यानी कि परिवार निवास करता है। प्राचीन काल में शिक्षा को ही गुरु या आचार्य मानते थे और वहां शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहां रहकर शिक्षा प्राप्त करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुकुल में छात्र इकट्ठे होते और अपने गुरु से वेद सीखते। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता था, यानी यहाँ हर वर्ण के छात्र पढ़ते थे, चाहे वे क्षत्रिय हों या फिर शुद्ध परिवार से। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था उतना ही शूद्र को भी था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के आधार पर चुनता था। उपनिषदों में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी माता, पिता, गुरु और अतिथि संसार में ये 4 प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान पहला, पिता का दूसरा, गुरु का तीसरा और अतिथि का चौथा है। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तब गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। शिष्य अपने सामर्थ्य अनुसार दीक्षा देते, लेकिन गरीब विद्यार्थी उससे मुक्त कर दिए जाते थे और दीक्षा संस्कार करने के बाद उसे अपने परिवार को भेज दिया जाता था। गुरुकुल का उद्देश्य था विवेकाधिकार और आत्मसंयम, चरित्र में सुधार, मित्रता या सामाजिक जागरूकता, मौलिक व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास, पुण्य का प्रसार, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण। बात लगभग 1825 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फिनेंशियल ट्रांजिशन से गुजर रही थी और यह संकट उसे दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा सकता था। कंपनी का काम करने के लिए ब्रिटेन के कर्मचारी अब उससे महंगे पड़ने लगे थे। 1828 में विलियम बेंटिक भारत आया, जिसने लागत घटाने के उद्देश्य से प्रशासन में भारतीय लोगों के एंट्री के लिए चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन जुड़वाया कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति या मूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब अंग्रेजों के सामने चुनौती थी कि कैसे भारतीयों को उस भाषा में पारंगत करे जिससे कि अंग्रेजी के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी एक गुलाम की तरह काम करे। तो इस काम को आगे बढ़ाया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष थॉमस वेबिंगटन मैकाले ने। 1858 में मैकाले द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसमें मैकाले की सोच बिल्कुल क्लियर थी। उसने पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का फॉर्मेट तैयार किया। इस फॉर्मेट को तैयार करने से पहले उसने भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वे करवाया और उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। उन अंग्रेजों में एक था G.W. ल्यूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय पर सर्वेक्षण किया था।
ल्यूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा था कि 97% यहां पर साक्षरता है। और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा था कि यहां तो 100% साक्षरता है। और इसीलिए मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। उसने बकायदा अपनी बात को कुछ इस तरह से कहा था कि जैसे किसी खेत को फसल लगाने से पहले पूरी तरह से जोत दिया जाता है, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा, साफ करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसके बाद भारत में स्थापित शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। भारतीय भाषा और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई। ये मुहिम रंग भी लाई और धीरे धीरे हमारा गुरुकुल बदलने लगा कॉन्वेंट ऑफ जेसस एंड मैरी, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जेडी विलियम इंग्लिश स्कूल और होली क्रॉस स्कूल में। धोती और कुर्ते बदलने लगे, सूट बूट और टाई में तिलक लगाना गायब हो गया। कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कियां टीका नहीं लगा सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती। बुक, कॉपी और यहां तक कि स्कूलों की दीवारों पर एक लाइन जीसस के बारे में जरूर लिखा होता है। रीजनल और हिंदी भाषा बोलने पर पनिशमेंट मिलती है, इंग्लिश बोलने पर अप्रिसिएशन मिलता है। और इसीलिए हमारे बच्चे पिताजी और माताजी छोड़कर डैड और मॉम कहते हैं। जीवन साथी को मैडम कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मैडम, जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मैडम एक फ्रेंच भाषा से लिया गया वर्ड है। मैडम दो शब्दों से बना है, MA प्लस DAME से, जिसका अर्थ होता है MA इक्वल टू मेरा, मेरी या फिर जो भी कहें, और DAME का अर्थ होता है महिला, स्त्री या फिर औरत, जिसका पूरा अर्थ होता है मेरी महिला या मेरी स्त्री या मेरी औरत। और हम किसी भी औरत या स्त्री को मैडम बुला लेते हैं। अब हमें समझने वाली बात यह है कि हर स्त्री मेरी कैसे हो सकती है, क्योंकि भारत में सभी रिश्ते अस्पष्ट हैं और भारत में सभी रिश्तों की अपनी अलग अलग नाम और अर्थ है। फ्रेंच में मैडम शब्द का उपयोग वेश्यावृत्ति से जोड़कर किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दुनिया के ज्यादातर देशों से शब्दों को लेकर शामिल किया गया है। इसी तरह मैडम शब्द को भी शामिल किया गया। फ्रेंच में मैडम शब्द का उपयोग कोठा चलाने वाले के लिए किया जाता है, यानी वो महिला जो देह व्यापार करने वालों की मालकिन हो, उसे मैडम कहा जाता है। और आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजकर भारतवर्ष को बर्बाद करने में सहायता करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारा आयुर्वेद USA सीख रहा है और हमारे बच्चे क्रिश्चियन बन रहे हैं। दुर्भाग्य तो यही रहा है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास कहां गुम हो गया। हमें इतिहास में मुगलों और अंग्रेजों के अलावा कुछ भी पता नहीं, जबकि सच तो यह है कि मुगलों और अंग्रेजों के आगमन के साथ तो हमारे इतिहास का अंत होना शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।